नमस्कार साथियों, सिंधी भाषा शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मेरा नाम रमेश एस लाल है। आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे सिंधी भाषा की व्याकरणिक संरचना के बारे में। तो सबसे पहले व्याकरण की परिभाषा को देखते हैं। जिस विद्या से भाषा या बोली के सही उच्चारण, बोलने और लिखने की जानकारी मिलती है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अभ्यास करने से भाषा का प्रयोग में जो त्रुटियां होती है उसकी संभावना नहीं रहती है। कोई भी भाषा सीखने के लिए पहले उसकी शब्दमाला या आयवेटा, स्वर, व्यंजन और बाद में हम व्याकरण सीखते हैं। व्याकरण वह होता है जिसमें ऐसे नियम दिए जाते हैं जिनकी सहायता से उन्हें उपयोग करके हम शुद्ध और सही प्रकार से बोल या लिख सकते हैं। व्याकरण को अगर संधि विच्छेद करें तो वि जमा आकरण अर्थात अच्छी प्रकार किया गया विश्लेषण, उसे हम व्याकरण या ग्रामर कहते हैं। भाषा को टुकड़ों में विभक्त करके उसका सही स्वरूप दर्शाना व्याकरण का कार्य होता है। संक्षेप में, जिस विद्या द्वारा भाषा का विश्लेषण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। इसीलिए व्याकरण को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहला होता है वर्ण विचार यानी ऑर्थोग्राफी। इस भाग में वर्ण अर्थात अक्षर, उसके आकार, लिखने के तरीके, प्रकार और उच्चार पर इसके बारे में वर्णन किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार, जिसे व्युत्पत्ति या एटिमोलॉजी भी कहते हैं। इस भाग में शब्दों के प्रकार, उनकी उत्पत्ति, उस पर विचार किया जाता है। और तीसरा है वाक्य विचार यानी सिंटेक्स। इस भाग में वाक्यों की रचना, वाक्य विग्रह, प्रकार और विचार पर के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो भाषा के सिंधी भाषा में व्याकरण के प्रमुख 3 भाग हैं। पहला है ध्वनि विज्ञान, जिसे सिंधी में हम आवाजी सृष्टो कहते हैं। और दूसरा है शब्द रचना, इसे सिंधी में लफ्जन जी बीहक कहते हैं। तीसरा है वाक्य रचना, इसे सिंधी में जुमलन जी बीहक कहते हैं। तो भाषा में काम आने वाले आवाज़ 2 प्रकार के होते हैं। स्वर, जिसे इंग्लिश में वॉवल्स कहते हैं। सिंधी की देवनागरी लिपि में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। और सिंधी में जो है व्यंजन, उनकी संख्या 47 है। जैसे हिंदी में 26 व्यंजन होते हैं, परंतु देवनागरी सिंधी में इसकी संख्या 47 है, क्योंकि सिंधी भाषा में अरबी फारसी शब्दों का प्रभाव रहा है। तो इसमें जो अरबी फारसी के व्यंजन हैं, जैसे ख, ग, ज, फ, ये सारे व्यंजन भी सिंधी में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सिंधी भाषा के अपने 4 निज शब्द हैं, जिन्हें हम अंतस्फोटी ध्वनियाँ भी कहते हैं। ये जो 4 निज शब्द हैं, ये है ग, ज, ड, ब। ये सिंधी और इसकी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, सराइकी वगैरह में पाए जाते हैं। दूसरी भाषाओं में ये शब्द नहीं सुनने को मिलते। तो स्वर व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से पूरा अर्थ प्रकट हो, उसे शब्द कहते हैं। जैसे अच, वंज यानी कि आना, जाना, कमल आदि। अब हम चलते हैं शब्द रचना की ओर। शब्द रचना यानी वर्ड फॉर्मेशन। किसी मूल शब्द से 3 प्रकार के शब्द मिला करके नए शब्दों का निर्माण होता है। ये होते हैं उपसर्ग, प्रत्यय और समास। शब्दों की बनावट शब्द रचना कहलाती है। अन्य शब्दों में हम कहें कि शब्दों का निर्माण 3 प्रकार से किया जाता है कि शब्द के आगे उपसर्ग लगा करके, शब्द के पीछे उपसर्ग लगा करके और समास के द्वारा उसमें समास जोड़ करके। सबसे पहले हम बात करते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग को सिंधी में कहते हैं अग्याड़ियों, प्रीफिक्स। जो शब्द अंश किसी शब्द के आगे लगकर उनमें अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं और उनका अर्थ ही परिवर्तित कर देते हैं, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पुट, हिंदी में बोलते हैं पुत्र या पूत कहते हैं, तो इसके आगे हम क लगा दें तो कपूत हो जाएगा, पूत कपूत, पुट कुपुट। इसी प्रकार दूसरे शब्द हैं मान, अपमान, मूर्त, अमूर्त। ठीक इसी प्रकार से शब्द के पीछे सार्वनामिक प्रत्ययों का प्रयोग भी किया जाता है।
तथा शब्द से शब्द जोड़ करके अर्थात समास लगा करके भी शब्दों की रचना की जाती है। अब वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक क्रमबद्ध अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे हिते अच, सिंधी में कहते हैं हिते अच मतलब यहाँ आ। तक्कड़ न कर, जल्दी मत कर। पक्षी आकाश में उड़ामन था, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। सिंधी भाषा में प्रयोग होने वाले सभी व्याकरणिक शब्दों के प्रमुख 8 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि हिंदी में भी है। ये है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि का विस्तार से वर्णन जो है हम आगामी सत्र में करेंगे, जिसका नाम है सिंधी की व्याकरणिक कोटियाँ। उसमें हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया आदि के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिर भी हम यहाँ पे संक्षेप में हम बात कर लेते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आया उसे सर्वनाम कहते हैं। विशेषण, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ये सारी बातें जो है हम आगामी सत्र में सिंधी की व्याकरणिक कोटियों में भी हम इसका वर्णन करेंगे। इसके अतिरिक्त सिंधी में व्याकरणिक संरचना में काल भी होते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे काम होने या समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब एक वर्तमान काल को ही ले लेते हैं। इसके उदाहरण को देखते हैं कि अम्मा हरिद्वार बने थी, अर्थात अम्मा हरिद्वार जा रही है। माँ लिखी रहे आए हाँ, अर्थात मैं लिख रहा हूँ। मतलब जो काम अभी हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है सामान्य वर्तमान काल, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसका वाक्य देखिए, माँ हला थो, अर्थात मैं चलता हूँ। बांदर नचे थो, अर्थात बंदर नाच रहा है। दूसरा है हमारा अनिश्चित वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके वाक्य देखिए, वह इम्तिहान नींदी होंदी, अर्थात वह परीक्षा दे रही होगी। हिन महला छोकरा मैदान में खेडंदा होंदा, अर्थात इस समय लड़के मैदान में खेल रहे होंगे। तीसरा है सतत वर्तमान काल, जिसे प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस कहते हैं। जैसे इसका सेंटेंस है, माँ लिखंदो आया, अर्थात मैं लिखता हूँ, अर्थात जो लिखने का कार्य मैं हमेशा करता हूँ। तो इसे हम कहते हैं सतत वर्तमान काल। और उसके बाद है अपूर्ण वर्तमान काल, इसे इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसका वाक्य देखिए, माँ लिखा प्यो, अर्थात मैं लिख रहा हूँ। बंदर नचे प्यो, बंदर नाच रहा है, यानी कि अभी भी नाच रहा है। तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद है पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इनके उदाहरण देखिए, रात थी वही आहे, सभी 12 सुमी चुका हन, रात हो गई है, सभी बच्चे सो गए हैं। मुँह कंप्यूटर ते कम पूरो करो वर्तो आहे, मैंने कंप्यूटर पर काम पूरा कर लिया है। तो ये हो गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल। इसी प्रकार से भूतकाल और भविष्य काल में भी इनके भी अनेक प्रकार हैं, जिन्हें उदाहरणों की सहायता से समझा जा सकता है। काल के अतिरिक्त हिंदी की भांति सिंधी में व्याकरण की संरचना में कारक और उनकी विभक्ति भी की जाती है, जो इस प्रकार से है। कारक वही बिल्कुल हिंदी वाले ही हैं, खाली जो कर्ता होता है इसमें इसकी कोई विभक्ति नहीं होती, इसको सिंपली लिखते हैं कर्ता। और हिंदी में होता है कर्ता ने कर्म को, तो सिंधी में कहेंगे हम कर्ता, फिर कर्म खे, करण सा, संप्रदान खे, अपादान खां, संबंध जो, अधिकरण में, ते, और संबोधन तो आपको पता ही है, हे, अरे, ओ, अड़े, हाड़े, वाह वाह, ये सारे संबोधन में आते हैं। इसके अतिरिक्त सिंधी व्याकरण में वॉइस भी प्रयोग होता है। कर्ता और क्रिया के मेल के संबंध को प्रयोग या वॉइस कहते हैं। ये प्रयोग भी 3 प्रकार के होते हैं।
पहला है कर्तरी प्रयोग, जिसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। कर्मणी प्रयोग, इंग्लिश में से पैसिव वॉइस कहते हैं। तीसरा भावे प्रयोग, इसे इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। ये प्रयोग हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं की तरह सिंधी में भी वाक्यों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इनके अलावा संधि या कंजंक्शन का प्रयोग भी सिंधी व्याकरण में किया जाता है। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जुड़ना। जब कोई भी दो आवाज़ निकट होने के कारण मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं तो इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए परम जमा आत्मा परमात्मा, वेद जमा अंत वेदांत। संधि भी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जैसे इसमें सबसे पहले स्वर संधि है, इसके 5 प्रकार होते हैं। तो 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसी प्रकार व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के भी अनेक प्रकार हैं। संधि की तरह समास भी सिंधी व्याकरण का एक अभिन्न अंग होता है। समास आपने सुना होगा, इसे कंपाउंड वर्ड्स भी कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्द अपने संबंध सूचक शब्द को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं तब उनके मेल को समास और ऐसे मिले हुए शब्दों को सामासिक शब्द कहते हैं। सिंधी भाषा में 8 प्रकार के समास होते हैं। आइए इन 8 समासों को उदाहरण द्वारा संक्षेप में समझें। सबसे पहला है द्वंद्व समास। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास को समुच्चय बोधक और शब्द की सहायता से पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए दाल रोटी, दाल और रोटी, खीर खंड, दूध और शक्कर, भूल चुक, भूल और चूक, कपड़ो लट्टो, कपड़ा लत्ता, चंगो भलो, अच्छा भला आदि। उसके बाद दूसरा है तत्पुरुष समास। यह वह समास है जिसमें दूसरा शब्द प्रधान होता है। वह पहले शब्द से कर्ता तथा संबोधन को छोड़कर शेष किसी कारक विभक्ति से मिला होता है। इसके शब्द में विभक्ति का लोप होता है, अर्थात विभक्ति इसमें दिखाई नहीं देती। उदाहरण है इसका घर धणी यानी कि घर का मालिक, हथकड़ी मतलब हाथ के लिए कड़ी, देश निकाली यानी देश से निकालना, हड्ड भगल यानी हड्डियों से टूटा हुआ, अर्थात मेहनती को हम सिंधी में हड्ड भगल कहते हैं। इसके बाद तीसरा है कर्मधारय समास। इस समास में दोनों ही पद समानाधिकरण होते हैं। यह समास या तो विशेषण या उपमान उपमेय के भाव सूचित करता है, जैसे परमानंद, परम आनंद, महाराज, महान राजा, परलोक, पर जमालोक, घनश्याम, घन के जैसा श्याम। इसके बाद है द्विगु समास। यह समास कर्मधारय का ही एक प्रकार है। इसमें पहला अक्षर जो होता है वो संख्यावाचक होता है और पूरे समाज से समुदाय का बोध होता है। जैसे चौवाटो यानी कि 4 रस्तों का समूह, तो पहला अक्षर जो है चौवाटो, 4 मतलब संख्यावाचक हो गया। बिपहरी, 2 पहरों का समय आदि। 5वां समास है मध्यम लोपी समास। इस समास में 2 शब्द आपस में किसी तीसरे शब्द के द्वारा मिले होते हैं, जैसे दही वड़ो, दही में डूबा हुआ वड़ा, तिल शक्करी, तिल से युक्त शक्कर की मिठाई आदि। 6ठा समास है बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और यह पूरा सामासिक शब्द किसी दूसरे शब्द का विशेषण होकर उपयोग में आता है। जैसे 12 सिंगो, 12 है सींग जिसके, चौमुखो, 4 है मुख जिसके, सोनवर्णी, सोने के समान वर्ण है जिसका। 7वां समास है अवयवी भाव समास। इस समास में पहला शब्द क्रिया विशेषण की तरह उपयोग में आता है, जैसे हर घड़ी, हर समय, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, बेशक, बिना शक के। 8वां है प्रादि समास। इस समास के आरंभ में कोई ना कोई उपसर्ग रहता है, जैसे ना चंगो मतलब जो बीमार होता है इसके लिए हम कहते हैं। म छड्डू मतलब नहीं छोड़ने वाला। सुपत्यो ईमानदार को बोलते हैं, इसका अपोजिट होता है कुपत्यो, बेईमान के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो साथियों, इस सत्र में आपने सिंधी भाषा की व्याकरणिक संरचना के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली होगी। मैं आशा करता हूँ कि इस सत्र के से आपकी जानकारी में वृद्धि अवश्य हुई होगी। आगामी सत्र में आपसे अवश्य भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।